प्रिय विद्यार्थियों, एमकॉम फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर RM यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, PG डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, SRL शहरिया गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा, जयपुर। मैं आज आपको एमकॉम फाइनल के ऑप्शनल सब्जेक्ट मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस, सहकारी संस्थाओं का प्रबंध विषय के महत्वपूर्ण टॉपिक भारत में सहकारी आंदोलन की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया विषय पर बताने जा रहा हूँ। सभी विद्यार्थी ध्यान से सुने। प्रिय विद्यार्थियों, प्रारंभ में भारत में सहकारिता की विचारधारा अत्यंत प्राचीन है। भारतीय संस्कृति सदैव सहयोग व एकता का पाठ पढ़ाती रही है। वेद व उपनिषद इसके साक्षी हैं। इनमें लिखा है कि संसार में जो कुछ है यह सब ईश्वर का ही है और मनुष्य को इस स्वामित्व का पूर्ण रूपेण विचार करते हुए संपत्ति का मिलजुल कर उपयोग करना चाहिए। भारतीय संस्कृति में सब वस्तुएं भगवान द्वारा प्रदान की हुई मानी जाती है, जिसका उपयोग करने का अधिकार सबका है। संयुक्त परिवार प्रथा भी सहकारिता का ही एक रूप है, जिसमें प्रत्येक सबके लिए व सब प्रत्येक के लिए की भावना निहित है। यह प्रथा आज भी छोटे छोटे गांवों में देखने को मिलती है, जो सहकारिता का रूप है। ग्रामीण जीवन में आज भी शादी विवाह के अवसर पर आपस में मिलजुल कर काम करना, सुख दुख में हाथ बटाना जैसे उदाहरण देखने को मिलते हैं। सहकारिता का जन्म गाँव में से ही हुआ है। आज भी फसल कटाई के समय एक किसान अपने संबंधियों को बुला लेता है और वे सब मिलकर पहले एक जगह कार्य करते हैं। फिर काम पूरा होने पर अन्य संबंधी के यहाँ सामूहिक रूप से कार्य करते हैं। इस प्रकार काम शीघ्र पूरा हो जाता है, वह मजदूरी बच जाती है। इस संबंध में मेलकॉम डार्लिंग लिखते हैं कि 2 से लगाकर 10 किसान किसी एक क्षेत्र में मिलजुल कर खेती करते हैं और उत्पादन को प्रत्येक द्वारा किए गए श्रम और प्रदान किए गए उपकरणों के अनुपात में वितरित करते हैं। इस पद्धति को लेन देन कहते हैं और प्रतिवर्ष इसका नवीनीकरण किया जाता है। इस प्रकार के कार्यों में भूमि समतल करना, जुताई करना, फसल काटना इत्यादि कार्य मुख्य हैं। प्रारंभिक प्रयास में भारत में सहकारी आंदोलन का उदय शोषण के विरुद्ध हुआ। 19वीं शताब्दी में हुई औद्योगिक क्रांति ने समाज को 2 भागों में बांट दिया। उनमें से एक श्रमिक वर्ग था तथा दूसरा पूंजीपति वर्ग। समाज में श्रम की जगह धन को मान्यता मिली। इस प्रकार ग्रामीण स्वावलंबी जीवन का अंत होने लगा। आर्थिक सत्ता कुछ ही लोगों के हाथों में केंद्रित होने लगी। इसे तीसरे नए मध्यस्थ वर्ग का जन्म हुआ, जिसने भी शोषण से श्रमिक को अछूता नहीं छोड़ा। उस समय की स्थिति का वर्णन करते हुए सर डैनियल हैमिल्टन ने लिखा है कि उस समय देश का किसान वर्ग महाजनों के चुंगल में फंसा हुआ था, अतः वह कृषि की स्थिति में सुधार लाने व अपनी गरीबी दूर करने में सर्वथा असमर्थ था। ऋणग्रस्तता के कारण एक किसान की स्थिति मजदूर व दास से अच्छी नहीं थी। वह भाग्यवादी बन गया था। उसमें कार्य के प्रति उत्साह नष्ट हो गया था और वह केवल हार्डमास का एक चलता फिरता पुतला था। इसके बाद भी इस वर्ग का पतन होना जारी रहा। अंग्रेज़ों की मिल व फैक्ट्रियों के सामने इनके लघु व कुटीर उद्योग भी नष्ट होने लगे। इससे बेरोजगारी फैलने लगी। शोषण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए शहरों में श्रमिक संघों की स्थापना होने लगी, लेकिन ग्रामीण लोग शिक्षा के अभाव में शोषण की चक्की में पिसते रहे। इस प्रकार की स्थिति निरंतर बने रहने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था चकनाचूर हो गई। इस दुर्दशा व शोषण से इस वर्ग को कैसे निकाला जाए, यह समस्या सरकार के सामने आई। इसमें सुधार के लिए भारत सरकार ने भूमि सुधार अधिनियम 1983 तथा कृषक ऋण अधिनियम 1984 पास किया। भारत सरकार के ये प्रयास भी निष्फल रहे। लंबे विचार विमर्श के उपरांत सर्वसम्मति से यह तय किया गया कि सहकारिता ही एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार लाया जा सकता है। सहकारिता के समर्थकों ने यूरोप व जर्मनी में स्थापित सहकारी साख समितियों की सफलता को देखते हुए भारत में भी
सहकारी साख समितियां स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। उस समय लोगों में सहकारिता के प्रति यह दृढ़ विश्वास था कि यह ग्रामीण समाज की आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने में सफल रहेगी। सर निकलसन की रिपोर्ट सन 1982 में मद्रास सरकार ने कृषि व भूमि बंधक बैंकों की स्थापना के संबंध में जांच करने के लिए यह रिपोर्ट प्रस्तुत की और निकलसन को इसकी जांच करने के लिए नियुक्त किया। इन्हें सहकारिता के अध्ययन हेतु यूरोप भेजा गया। वहाँ से गहन अध्ययन करने के बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट को 2 भागों में सन 1895 व 1897 में प्रस्तुत किया। इस रिपोर्ट में लिखा था कि समस्त विश्व में कृषि के इतिहास से यह शिक्षा मिलती है कि कृषि के लिए साख परम आवश्यक है। इस कारण किसानों को उधार लेना ही पड़ता है। देश की दशा का भूमि व्यवस्थाओं के स्वभाव तथा कृषि के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भारतीय किसानों की भूमि व्यवस्था संबंधी स्थिति तो ऐसी है कि उसे निसंकोच होकर लगातार उधार लेना ही पड़ता है। सर निकलसन ने रेफेसन मॉडल की साख समितियों को अपनाने का सुझाव दिया। निकलसन ग्रामीण साख समितियों को राज्य द्वारा संचालित बैंकों व व्यापारिक बैंकों से उत्तम मानते थे। वे मानते थे कि ग्रामीण साख समितियां ग्रामीणों की अपनी समितियां होंगी तथा किसानों से उनका निकट का संबंध होगा, परंतु दुर्भाग्यवश उनकी रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया गया और कहा गया कि ग्रामीण साख की समस्या नहीं है। उनके सुझावों को भले ही कार्य रूप में लागू नहीं किया गया हो, लेकिन ये सुझाव ही आधुनिक ग्रामीण साख समितियों के आधार हैं। ड्यूपरनेक्स के प्रयास भी इस संबंध में सराहनीय रहे। सर निकलसन जिस समय अपनी रिपोर्ट देने की तैयारी कर रहे थे, उस समय उत्तर प्रदेश में ड्यूपरनेक्स सहकारी साख व्यवस्था के लिए कार्य कर रहे थे। उन्होंने अपनी पुस्तक पीपुल्स बैंक ऑफ नॉर्थर्न इंडिया में ग्रामीण बैंकों की स्थापना के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिए। एडवर्ड लॉ समिति की रिपोर्ट भी इस संबंध में आई। इस समिति का गठन भारत सरकार द्वारा सन 1901 में किया गया। इसे सर निकलसन व ड्यूपरनेक्स के प्रस्तावों पर अपनी रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करने का काम सौंपा गया। समिति ने अपनी सिफारिश में सहकारी समितियों की स्थापना करने पर बल दिया। समिति ने यह भी सिफारिश की कि सरकारी सहायता के बिना कुछ भी संभव नहीं है। समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सर डेंजिल इबेटसन ने केंद्रीय विधानसभा में एक बिल पेश किया, जिसके आधार पर सहकारी साख समिति अधिनियम 1904 बना। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैंने भारत में सहकारी आंदोलन की उत्पत्ति के संबंध में आपको डिटेल से बताया। आप सभी ने ध्यान से सुना। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, आप निसंकोच मेरे सामने रखें। आपकी प्रत्येक प्रॉब्लम समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।